अगला चुनाव कोई सामने नहीं है, कोई सत्ता नहीं दिख रही, कोई पद नहीं दिख रहा, केवल दिख रहा है तो दिल्ली के अंदर जाने का, जहां इतनी सर्दी है कि तबीयत खराब हो गई। और फिर यहाँ पे लोग आते हैं अपने लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए राजनीति करने की परंपरा जो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। महाराष्ट्र के सभी साथियों को मैं सलाम करता हूं। आपको बधाई देता हूं कि जो नई टीम बनी है महाराष्ट्र में, बहुत संतुलित एक ऐसी टीम है जिसमें बुजुर्ग हैं, अनुभव है, गजानन खातू हैं, मीरा सान्याल जी हैं, हमारे तमाम मार्गदर्शक हैं, सुभाष भाई जैसा नेतृत्व है जिसे हिंदी में कहते हैं होश भी है और जोश भी है, दोनों का समन्वय है। तमाम आंदोलनों के साथी हैं, चाहे दलित आंदोलन के साथी हों, खेतिहर कामगार आंदोलन के साथी हों, असंगठित क्षेत्र के साथी हों, भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन के साथी हों, तमाम तरह के प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं, चार्टेड अकाउंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, इंजीनियर हैं, प्राध्यापक हैं, सब तरह के लोगों का एक समन्वय और संतुलन जो इस टीम में बना है। इस टीम से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आशा है, बहुत विश्वास है, और जिस भावना से सुभाष भाई ने काम शुरू किया है, जो भावना उन्होंने अभी यहां पे व्यक्त की कि जो आज यहां पंडाल में मौजूद नहीं है वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वो सब भी हमारे साथ रहेंगे, इस बड़े मन को लेके संगठन बनाने का जो काम यहां शुरू हुआ है, उस काम से और यहां के महाराष्ट्र की इकाई से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत उम्मीद है। और उसकी वजह ये भी है, महाराष्ट्र में मैं पिछले 20-25 साल से आता रहा हूं, पता नहीं क्यों दुनिया की कई चीजों में महाराष्ट्र नंबर 1 है, उसमें से एक व्याख्यान मालाएं भी है। जितनी यहां व्याख्यान माला होती है उतने पूरे भारत में नहीं होती मिला के, तो वो भी महाराष्ट्र वर्सेस राष्ट्र और महाराष्ट्र आगे है। और उसमें मेरा भी हर साल नंबर लग जाता था, हर साल मैं भी यहाँ 1-2 व्याख्यान कभी लातूर में, कभी औरंगाबाद में, कभी शोलापुर, कभी कोल्हापुर, सब तरफ मैं बोल चुका हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का जो एक अद्भुत संगम है, विचार का, रचना का और संघर्ष का, ये अद्भुत संगम बहुत कम जगह पे देश में दिखाई देने को मिलता है। महाराष्ट्र में एक गंभीर विषय पे 500-1000 लोग आपका भाषण सुन सकते हैं, दिल्ली में आपको 50-100 लोग जुटाने कठिन हो जाएंगे, और बाकी जगहों पे भी यही स्थिति है। तो महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का एक अनूठा चरित्र है जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है, और इसलिए मैं चाहता हूं, मैं सोचता था और मेरी उम्मीद है कि जो काम मयंक भाई ने यहाँ शुरू किया था, जिस काम में अंजलि बहन, प्रीति बहन ने न जाने कितनी मेहनत लगाई थी, और जिस काम को आगे ले जाके आज सुभाष भाई आगे ले जा रहे हैं, वो काम महाराष्ट्र पूरे देश के लिए आम आदमी पार्टी के संगठन में एक मॉडल बनेगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। आज राजनीति में फुर्सत का क्षण, ये लोहिया की एक किताब थी, रामन और लोहिया की एक पुस्तक का शीर्षक था, राजनीति में फुर्सत का क्षण, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, उन्होंने किताब लिखी। राजनीति में कभी कभी रोज की भागम भाग, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, ज्ञापन, शिकायत, धरना, चुनाव, वोट, इस सब को छोड़ के एक बार कभी बैठना चाहिए। इसलिए नहीं कि राजनीति से अलग होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि राजनीति को हम और बेहतर करना चाहते हैं। आज ऐसे ही एक क्षण में हम बैठे हैं, ये सींचने का क्षण है। दुनिया में कोई काम अच्छा करना हो, बच्चों को भी बहुत प्यार करना हो,
तो कभी कभी बच्चों से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों से मिलते हैं तो एक ज्यादा प्यार बनता है अपने ही बच्चों से। तो ये राजनीति का वो क्षण है, थोड़ा सा डिटैचमेंट, 2 इंच अलग होके हम सोचें, ताकि हम अपनी राजनीति को नए विचार दे सकें, राजनीति में नया खाद दे सकें, नया पानी दे सकें। आज का सम्मेलन को मैं इसी तरह से देखता हूं, जहां हम बैठे हैं अपने आप को सींचने के लिए, अपने आप को कुछ देने के लिए। और ऐसे क्षण में मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूं, हम कहां से चले थे, आज हम कहां खड़े हैं और हमें आगे कहां जाना है। कहां से चले थे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, चले थे जन लोकपाल आंदोलन से। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें समझ आया कि इस आंदोलन के अंदर कहीं कुछ एक गहरी धारा थी। हम सिर्फ रिश्वत का विरोध करने नहीं चले थे, जैसा हमारे साथी ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों में 20% मामले, आपने कहा था रवि भाई ने, कि जितनी फोन कॉल आती हैं उनमें से केवल 20% रिश्वत के बारे में होती है। भ्रष्टाचार समाज में बहुत बड़ी चीज है, उसके अलग अलग आयाम हैं और उसकी जड़ समाज में बहुत गहरी है। तो हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन लेके चले, हमारे पास जन लोकपाल का सॉल्यूशन था उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने समझा कि ये भ्रष्टाचार की पूरी एक व्यवस्था है, करप्शन का एक सिस्टम है और ये ऊपर के थोड़ा फुंसी को साफ करने से काम नहीं चलेगा। इस भ्रष्टाचार की जड़ जो अंदर है, कैंसर की जो जड़ अंदर है, उसको साफ करना होगा। तो खाली रिश्वत के आंदोलन से हम इस समाज में बहुआयामी भ्रष्टाचार हटाने वाला आंदोलन बने और इसके बहुआयामी आंदोलन भ्रष्टाचार का विकल्प देने वाले आंदोलन बने। हम पहले लोग नहीं थे जिसने भ्रष्टाचार को पहचाना, बहुत लोग जानते थे कि समाज में भ्रष्टाचार है। हमारे आंदोलन में क्या विशेष बात निकली? हमारे आंदोलन ने इस भ्रष्टाचार का विकल्प समाज के सामने देना शुरू किया और इस आंदोलन ने एक ऊर्जा का निर्माण किया जो कि इस भ्रष्ट व्यवस्था का मुकाबला कर सकती है। तो जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ी, यह आंदोलन केवल भ्रष्टाचार, केवल रिश्वत विरोधी आंदोलन, केवल नेताओं के भ्रष्टाचार का आंदोलन नहीं, ये व्यवस्था के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन बना और विकल्प केवल जन लोकपाल आंदोलन ही नहीं, वहां से आगे बढ़ के स्वराज का विकल्प हमने देश के सामने रखा। इस स्वराज के विकल्प में मैं समझता हूं 5 आयाम हमारे सामने हैं। जो स्वराज का विचार हम कहते हैं, उसमें जैसे जैसे हम थोड़ा और सोचेंगे, उसमें 5 विचार हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं, कभी वक्त मिले तो बात कीजिएगा, कभी मुझे वक्त मिला तो इन 5 बातों पे 5 अलग अलग दिन एक एक बार बोलूंगा, एक एक घंटा, लेकिन अभी एक एक मिनट में 5 बातें कह देता हूं। स्वराज का पहला पक्ष है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, अरविंद भाई ने किताब लिखी है, हम सब इसके बारे में बात करते हैं, वो है राजनीतिक स्वराज का। यानी कि राजनीति में निर्णय, लोकतंत्र में निर्णय तंत्र नहीं देगा, लोक देगा। यानी लोकतंत्र में निर्णय जनता से दूर, हजारों किलोमीटर दूर नहीं होंगे, जनता स्वयं लेगी। मोहल्ला सभा में निर्णय होंगे, ग्राम सभा में निर्णय होंगे, निर्णय जनता के बीच, जनता की सहमति से और जनता के द्वारा लिए जाएंगे। ये पहला हमारा इसका आयाम है, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीयकरण कहते हैं, अकेंद्रीयकरण कहते हैं, जन सहभागिता कहते हैं, वो एक पक्ष है। और आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति में बहुत लंबे समय बाद इस विचार को दोबारा लेके आई है। दोबारा मैं इसलिए कहता हूं कि महात्मा गांधी का विचार है, ये विनोबा का विचार है, ये जयप्रकाश नारायण का विचार है। उस विचार को आज राजनीति में स्थापित करने वाली एकमात्र राजनीतिक शक्ति है तो आम आदमी पार्टी है। ये राजनीतिक स्वराज का पक्ष आया।
लेकिन स्वराज के बाकी और पक्ष हैं, 4 और पक्ष हैं जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। आज केवल सूत्र स्वरूप कह दूंगा, बाद में कभी हम बात करेंगे और लंबी इस पे विस्तार से सोचें। दूसरा पक्ष है आर्थिक स्वराज का पक्ष। आर्थिक स्वराज का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हर अंतिम व्यक्ति को कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने याद दिलाया था कि हर व्यक्ति को एक वोट दे देने से लोकतंत्र नहीं बन जाता। जब तक समाज में विषमता बनी रहेगी, अमीर गरीब का इतना फासला बना रहेगा, तो वो कैसा स्वराज होगा, कैसे बन सकता है लोकतंत्र। तो आर्थिक जो स्वराज है वो सवाल केवल इतना नहीं है कि हम इस देश के हर व्यक्ति तक खाना पहुंचा दें। आर्थिक स्वराज का सवाल, जिसे हम विकास कहते हैं, उसकी पुनर्परिभाषा का सवाल है। विकास का मतलब क्या है? आज इस देश में जिसे विकास बताया जाता है, क्या वो विकास है, या कि हमें एक नए तरह के विकास की जरूरत है? जैसा मैंने कहा, आज लंबी बात इस पे नहीं कहूंगा। इस देश के तमाम जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की बैठक हुई थी पुणे में अभी 1-1.5 महीना पहले। वहां इस पे बात हुई थी कि विनाश नहीं, विकास चाहिए। तो आर्थिक विकास का मतलब क्या है? एक आम आदमी, आम औरत, अंतिम इंसान की दृष्टि से देखा जाए तो इस देश में विकास किस चीज को कहते हैं, उसकी पुनः परिभाषा आम आदमी पार्टी को करनी होगी। स्वराज का आर्थिक मायने में अर्थ को होना होगा। तीसरा सवाल, सामाजिक अर्थ में स्वराज का मतलब क्या होगा? हम इस पे अभी चर्चा शुरू कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक अर्थ में जब स्वराज की हम बात करेंगे, हमें 3 पक्षों पे सोचना पड़ेगा। आदमी और औरत का फर्क, जाति का सवाल और सांप्रदायिकता का सवाल। इन तीनों सवालों पे सोचे बिना, अपना मन साफ किए बिना हम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते। इस देश में नर नारी की जो विषमता है, आदमी औरत की जो गैर बराबरी है, और ये जो स्वाभाविक भाषा हम सब की बनी हुई है कि हर चीज के अंदर आदमी लोग काम करेंगे, आदमी लोग औरतों के लिए कुछ कर देंगे, कुछ एहसान कर देंगे, तो उनके लिए अच्छा काम कर देंगे। नर नारी के अंतर को जब तक हम चुनौती नहीं देते, जब तक हम हर चीज में सिर्फ ये नहीं कहते कि नारी को बराबर हिस्सा मिले, बल्कि ये कहना शुरू करें कि हिस्सा देने वालों में नारी की उपस्थिति बराबर हो, तब तक वहां स्वराज नहीं पाते। जाति के सवाल पे हमें खुल के ईमानदारी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस सवाल पे इस देश में ईमानदारी से बात नहीं होती, और चूंकि बात नहीं होती तो 2 तरह के इस देश में टुकड़े हो गए। इस देश में कई चीजों पे संवाद नहीं होता और लोग बिल्कुल 2 तरह की उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। विकास के सवाल पे भी ये है, एक तरफ लोग कहते हैं बस इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हो गए साथी जो प्रतिक्रिया में कहते हैं हमें ग्रोथ चाहिए ही नहीं। दोनों में संवाद करना होगा, और आम आदमी पार्टी इस देश में इन सब टूटे हुए खंडों के बीच में संवाद करने वाली पार्टी बने। जाति के सवाल पे एक तरफ खासतौर पे शहरों में, खासतौर पे थोड़ा सा संपन्न वर्गों में एक ऐसी धारणा बन गई है कि मुझे तो पता नहीं मेरी जाति क्या है, इसका मतलब जाति है नहीं, जिस चीज के बारे में मैं नहीं सोचता वो चीज है ही नहीं समाज में। ये तो सच नहीं है। हम ज्यादातर लोग जिन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी जाति क्या है, वो इसलिए पता नहीं होता क्योंकि वो इतने संपन्न और सुविधाओं में रहे हैं कि उनको अपनी जाति जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी प्रतिक्रियावश एक दूसरा तबका ऐसा हो गया है जहां हर चीज में केवल जाति ही जाति नजर आती है, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, और हर चीज में इसमें भी आरक्षण कर दो, उसमें भी आरक्षण कर दो, इसको भी बढ़ा दो, उसको भी बढ़ा दो। इन दोनों विचारों को छोड़ के हमें समाज में जातिगत विषमता क्या है और उस जाति की विषमता को कैसे खत्म करना चाहिए, उसकी दिशा में आम आदमी को बढ़ना होगा। और तीसरा सवाल मैंने सांप्रदायिकता का कहा था। इसके अंदर
ये विविधता का देश है। ये सवाल आज बहुत बड़ा सवाल बन गया है। एक साल पहले तक जिन सवालों पे इस देश के मीडिया में चर्चा भी नहीं होती थी, कोई इस लायक नहीं समझता था कि उन बातों पे चर्चा की जाए, आज मुख पृष्ठ पे छपती हैं वो चीजें। सन 2021 तक इस देश में सब लोग हिंदू हो जाएंगे, जो जो इस देश में रहता है वो हिंदू है, गॉडसे की मूर्ति लगेगी, धर्मांतरण होगा, धर्मांतरण करने वालों का सम्मान होगा। ऐसी उटपटांग बात कहने वाले एक साल पहले भी थे। कोई उन्हें इस लायक नहीं समझता था कि उन बातों पे टिप्पणी भी की जाए। आज इन चीजों पे टिप्पणी हो रही है। इस देश की 60-65 साल की आजादी के बाद की जो एक उपलब्धि है, उस उपलब्धि को चुनौती दी जा रही है। इस देश की जो बुनियाद है वो 65 साल पुरानी बुनियाद नहीं है। इस देश की आजादी के आंदोलन ने वो बुनियाद खड़ी की थी। 1857 के बगावत से, उसकी क्रांति से बुनियाद बनी थी। और एक मायने में पिछले 5000 साल की इस देश की जो बुनियाद है, सब धर्मों को, सब संप्रदायों को एक साथ लेके चलने की, आज उसको चैलेंज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को इस देश की बुनियाद को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सरकार बना लो, मंत्री बना लो, मंत्रियों में 2 अपराधियों को रखना है रख लो, लूटने या 2-4 हजार करोड़ रुपए लूट लो, 5 साल बाद चले जाओगे। लेकिन इस देश की बुनियाद को अगर हिलाने की कोशिश करोगे तो हम अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और बचाएंगे। तो मैंने कहा, राजनीतिक स्वराज, आर्थिक स्वराज, सामाजिक स्वराज, सांस्कृतिक स्वराज की बात भी करने की जरूरत है। कल वैसे मुझे पुणे यूनिवर्सिटी पे उससे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं रखूंगा इस सारे मामले को। फिर यहां पे 2 भेद हो गए। पिछले 2-4 महीनों से हर तरह की उटपटांग चीजें चल रही हैं। कोई कहता है कि मैं ऐसी टेक्स्ट बुक लिखूंगा जिस व्यक्ति को, किसी बच्चे के लिए कभी टेक्स्ट बुक लिखनी नहीं चाहिए, उसकी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब की जा रही है। कोई साइंस कांग्रेस में जाके कह रहे हैं कि इस देश में 5000 साल पहले रॉकेट भी बना दिए थे और सब कुछ बना दिया था। और उसकी प्रतिक्रिया में बाकी लोग कह रहे हैं कि ना, ये तो गकियानुसी बातें हैं, इससे पूरा देश डूब जाएगा, परंपरा वगैरह में बड़ा खतरा है, इससे बचो, और सिर्फ और अंग्रेजी से देश बच जाएगा। नहीं, हमें इस देश की देशज परंपराओं को, हमें इसको सम्मान करना है। इस देश की संस्कृति की रक्षा करनी है। इस देश की संस्कृति, ये पिछले 2-3 महीने से जो बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, इनकी थाली में इस देश की संस्कृति को हम नहीं रख सकते। इस देश की विरासत बहुत गहरी विरासत है। तुकाराम इस देश की विरासत है, नामदेव इस देश की विरासत है, कबीर और नानक इस देश की विरासत है। इस देश की विरासत कि पिछले 50 साल से या पिछले 100 साल से उटपटांग हरकत करने वाले लोग नहीं हैं। और हमें इतना जल्दी से इस देश की विरासत को छोड़ देने की जरूरत नहीं है डर के मारे। इस देश की विरासत पे हमें अपना कब्जा रखना है, इस पे अपना दावा रखना है। और इस देश की विरासत में कितनी कुछ धाराएं हैं, कितना कुछ महान है, उसको लाना है और बचाना है। बार बार खासतौर पे अपने दिल्ली में अंग्रेजी बोलने वाले रेडिकल दोस्तों से मैं कहता हूं, भाई एक एक करके सारी चीज तुम बीजेपी की थाली में मत रखते जाओ। हिंदुओं को बीजेपी की थाली में, राष्ट्रवाद को बीजेपी की थाली में, ये सब रख, और संस्कृति भी बीजेपी की थाली में, ये सब रखोगे तो हमारी थाली में बचेगा क्या? इस देश के लिए लड़ना है हमारे को। तो संस्कृति के सवाल पे सांस्कृतिक स्वराज एक बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ दूसरे देशों के विचारों की नकल करना, अंग्रेजी बोल बोल के एक दूसरे को इंप्रेस करना, भारतीय भाषाओं की हत्या करना, ये इस देश की संस्कृति नहीं हो सकती। हमें बचाना है इस देश की। जैसा मैंने कहा, आप कभी मौका देंगे तो इनमें से हर सवाल पे 1-2 घंटा कभी मैं बोलूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा वो करने में। 5वां सवाल था हमारे स्वराज का, वो है हमारे संगठन के भीतर स्वराज। हम सारी दुनिया को स्वराज की शिक्षा दें,
और हम अपने घर में स्वराज ना करें, ये नहीं चल सकता। सर, ये आम आदमी पार्टी वॉलेंटियर के खून पसीने पे बनी हुई पार्टी है। ये कोई 10 जनपद से पार्टी नहीं बनी है, ये कोई नागपुर से बन के नहीं आई है, ये कोई एसजीपीसी के पैसे पे नहीं चलती है पार्टी। ये पार्टी वॉलेंटियर के खून पसीने पे, ये पार्टी वॉलेंटियर के त्याग पे, ये पार्टी सपनों पे चलती है। और अगर ये पार्टी उन सपनों का सम्मान नहीं करेगी, वॉलंटियर की उस बात का सम्मान नहीं करेगी, तो कैसे हम एक पार्टी बनाएंगे? इस देश की तमाम पार्टियां किसी ना किसी एक परिवार की जेब में आ गई हैं। महाराष्ट्र की तो हर पार्टी के बारे में मोटे तौर पे कह सकते हैं, कुछ परिवार की जेब में और बाकी व्यक्तियों की जेब में। हमें इस देश के सामने एक मॉडल रखना है कि बिना किसी व्यक्ति और परिवार की जेब में रखे हुए इस देश में अच्छी और सच्ची और सक्षम राजनीति की जा सकती है। इसलिए भी मैं महाराष्ट्र में आप सबके मॉडल की तरफ देखता हूं, आप सबसे सीखना चाहता हूं। तो मैंने कहा था, बात हम इस पे करेंगे कि हम क्या करने के लिए निकले थे, आज कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं जो हम करने के लिए निकले थे उसकी अगर हम ध्यान से व्याख्या करेंगे, कई बार होता है ना, हम चल देते हैं, चलते चलते कुछ करते रहते हैं, फिर एक दिन आता है थोड़ा बैठ के खड़े होकर सोचते हैं, अच्छा मैं क्या कर रहा था। मैं समझता हूं जो हम कर रहे हैं उसमें ये 5 अंश कहीं ना कहीं है। आप जब भी बैठेंगे थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, हो सकता है आप इसमें कोई 6वां अंश भी निकाल दे, मुझे बताइएगा। लेकिन ये 5-6 अंश हमारे काम में रहे, करते करते हमें समझ आया है। तो हमारा काम ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था को बदल के एक बहुआयामी स्वराज को स्थापित करना हमारी चुनौती है। ये काम करने हम निकले थे। आज हम कहां हैं? ये काम करने के लिए हमने राजनीति शुरू क्यों की? हमने राजनीति शुरू इसलिए की क्योंकि राजनीति हमारा युग धर्म है। कभी कभी हम लोगों को समझाने के लिए कह देते हैं कि भाई मजबूरी में करना पड़ा, बहुत गंदी चीज थी, करना पड़ा, क्योंकि लोगों के मन में राजनीति के लिए इतनी घृणा है कि उनसे संवाद स्थापित करने के लिए हमें सब करना पड़ता है। लेकिन सच बात यह है कि राजनीति जिस युग में आप और मैं जीते हैं, उसका सबसे श्रेष्ठ कर्म यदि कोई हो सकता है तो राजनीति युग धर्म। क्योंकि जिस युग में हम जीते हैं उस युग में सबसे बड़े काम, सबसे बड़े बदलाव, मैं तो चुनौती देता हूं लोगों को अक्सर। अब पार्टी बन गई, इसलिए मैंने एक काम करने बंद कर दिए, पहले मैं चुनौती देता था। मैं कहता था अपने मन में एक आप गोल सेट कर लो, सिर्फ ये गोल सेट कर लो, अगर आप रहते हो हरियाणा के किसी जिले में, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में या विदर्भ में कहीं, कि किसी औरत को पीने का पानी लेने के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े। सिर्फ इतना एक टारगेट सेट कर लो अपने लिए। एनजीओ बना के शुरू कर लो, बाकी कुछ करके देख लो। अगर आप अपने इस टारगेट के प्रति सच्चे हो, अगर आपके मन में आग है कि नहीं, कोई औरत, या दूसरा समझ लीजिए ये आग है कि कोई औरत शाम ढलने के बाद अपने घर से निकलते वक्त डर ना महसूस करे। आप एक दिन एनजीओ चला लो, दूसरे दिन आंदोलन चला लो, अगर आप में सच्ची आग है तो तीसरे चौथे साल के बाद आपको राजनीति करनी पड़ेगी। इसलिए राजनीति युग है। और चूंकि राजनीति युग धर्म है, चूंकि राजनीति इस देश में सबसे बड़े काम करने का अनिवार्य औजार है, इसलिए इस देश के सबसे बड़े बदमाश, सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े ठग राजनीति में जरूर आएंगे। और इसीलिए इस देश में बदलने की इच्छा रखने वाले आदर्शवादियों को, संतों को, इस देश के सब सच्चे अध्यात्म वाले लोगों को, मैं मयंक भाई की तरफ देखता हूं कई बार, इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। मयंक भाई, आप सब लोगों को राजनीति में आना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। इसलिए राजनीति हम करते हैं क्योंकि इस देश में आज की जो हालात, पिछले 100 साल में, आने वाले 100 साल में,
इस देश में जो जो बड़ा व्यक्ति हुआ है, मैं तो हिंदी में कई बार उदाहरण देता हूँ, हिंदी फिल्मों के गाने अच्छे लगते हैं सब, आप गा रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हिंदी फिल्मों के अच्छे गाने आप देखिए, कम से कम जो मेरे जमाने के थे, 60 के दशक में, 50 के दशक में, 70 के दशक के जो पुराने हिंदी फिल्मी गाने हैं, जिसने सबसे अच्छे फिल्मी गाने लिखे हैं, जरा एक बार खुरच के देखो कि उसकी कोई पॉलिटिक्स थी क्या। आपको पता लगेगा कि सबसे अच्छे फिल्मी गाने, इश्क और मोहब्बत के सबसे सुंदर गाने लिखने वाले सब लोग राजनीति से इंस्पायर होकर आए। इस देश के बड़े से बड़े चित्रकार राजनीति से इंस्पायर होकर आए थे। मराठी के बारे में इतना बता नहीं सकता, लेकिन हिंदी साहित्य में 20वीं सदी के सबसे बड़े लेखक, साहित्यकार और कवि सब राजनीति से इंस्पायर होकर आए। राजनीति पिछले 100 साल के भारत की और कम से कम अगले 50 साल के भारत की सबसे बड़ी क्रिएटिव फोर्स है, इसलिए हम राजनीति करना चाहते हैं। इस राजनीति की यात्रा में हमने अभी बहुत छोटे कदम लिए हैं। पिछले 2 साल का अरसा हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत लंबा दिखता है, स्वाभाविक है। बच्चे को लगता है, मेरा बेटा जब 5-6 साल का था तो एक दिन उसने मुझे कहा कि जब मैं बच्चा होता था तब मैंने ये किया था। हमारी भी आजकल यही स्थिति है, 2 साल के तो हम हैं और हम सोचते हैं कि जब हम 1 साल के थे, जब मैं बच्चा होता था तब मैंने किया, उसके बाद तो मैं निराश हो गया, उसके बाद ये हो गया, वो हो गया। तो जैसे मेरे को अपनी बेटी की बात सुन के हंसी आती थी, वैसे ही मुझे हमारी बातें सुन के हंसी आती है। खाली 2 साल के हम हैं, तो शुरू ही तो हमने किया है। बहुत लंबी यात्रा पे हम निकले हैं। उस लंबी यात्रा में अगर उतार और चढ़ाव ना आए तो समझिए वो वास्तव की यात्रा नहीं है, फिर आपको कोई कमरे के अंदर झूला दे रहा है। सच्ची यात्रा में उतार आता है, चढ़ाव आता है, जोर से फटकनी भी मिलती है, नाक भी घिसी जाती है, आगे भी चलना पड़ता है। अगर ये नाक घिसी जाए ना 2-4 बार, एक आधी कोहनी छिल जाए, हड्डी टूट जाए, तो एक बात का भरोसा हो जाएगा कि मैं सच्ची यात्रा कर रहा हूं, ये कोई फिल्मी यात्रा नहीं कर रहा। पिछले 2 साल में दोस्तों हमने वो सच्ची यात्रा की। हमने वो दिन भी देखे हैं जब लगता था पांव के नीचे जमीन नहीं है, आसमान के ऊपर पांव चलते हुए हमने देखे, जैसे बादल के ऊपर पांव हमारे होते थे, था ना। और वो दिन भी देखे हैं जब घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, देखे हैं ना हमने सच्ची यात्रा की है, सबने सच्ची यात्रा की है। सब कुछ मिला, सीखा, और जुमा 2 साल के तो हुए, क्या बड़ी बात है। और सीखेंगे नहीं तो कहां से आएंगे। एक चीज हमने